बहुत बड़ी ग्रेव बनाकर उसमें दबा देते हैं। ये एक वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ, लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, तब कुछ लोग आए, तब ये चीज़ें हुई, ये होता रहा। और ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ इंटरव्यूज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं। जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे, मतलब अपने हिसाब से चलाने के लिए। गौर से देखिए रिपोर्ट, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत की रिपोर्ट नहीं है। पहचानने वाले बचे ही नहीं थे, सबके पूरे के पूरे परिवारों को कत्ल कर दिया गया। म्यांमार की सेना ने जवाबी कार्रवाई करी और उनको ढंग से तोड़ा और ढंग से बक्के कहाँ, चिटगांव से बांग्ला चुप्पी साध रखी थी। सबके मुंह में दही जमी हुई थी, किसी ने कोई बात ही नहीं करी उसके बारे में। लिए एक मोमबत्ती तक नहीं जलाई होगी, उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, मैं कर्नल विकास। आजकल लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कर्नल साहब 2017 की बात आप 2025 में क्यों कर रहे हैं? पुरानी बातें निकाल के क्या फ़ायदा, गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या फ़ायदा। अगर आप भी यही सोच रहे हैं तो माफ़ कीजिएगा, आप नींद की गोली खाकर सो रहे हैं। जाग जाइए। 2017 में जो आग म्यांमार के रखाइन प्रांत से शुरू हुई थी, आज उसकी लपटें भारत के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई हैं। आज हम इस मुद्दे पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि 2 दिसंबर 2025 को भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा बोला जिसने सारे के सारे मानव अधिकार संगठनों की नींद उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े साफ शब्दों में कहा, क्या घुसपैठियों के लिए लाल कालीन बिछा दें? ये बात घुसपैठियों की और शरणार्थियों की नहीं है, ये बात है कि ये लोग है कौन। ये लोग उस समुदाय का हिस्सा है, उस ARSA का हिस्सा है जिन्होंने 2017 में 99 हिंदुओं का नरसंहार किया था म्यांमार के अंदर। इतिहास लिखने वालों की उंगलियां कांप जाएंगी जो इन लोगों ने किया था। आज हम बूट्स एंड बॉर्डर पर तथ्यों के साथ बात करेंगे, आंकड़ों के साथ बात करेंगे और हम बात करेंगे खाओ मांग सेक नरसंहार की, जो कि आपसे छुपाया गया था, जिसके बारे में आपको पूरी तरह से नहीं बताया गया। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। मुझे पता नहीं कि आपके पास ये वीडियो पहुंच पाएगा या नहीं, यूट्यूब इस वीडियो को पहले ही डिलीट कर देगा, लेकिन अगर आपके पास ये वीडियो पहुंच रहा है और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपसे एक ही गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा भारतीयों के साथ शेयर करें कि उन्हें पता चले कि म्यांमार में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। 1990 में जो कश्मीर में हुआ वही म्यांमार में हुआ। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आज हम चिल्ला क्यों रहे हैं कि जो एक्टिविस्ट भारत की सुरक्षा से ज़्यादा सिर्फ अपना एजेंडा चलाना जानते हैं, आज हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो कहते हैं भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाके कि रोहिंग्यास को शरणार्थी की तरह दर्जा दिया जाए और भारत की कानूनी प्रक्रिया का लाभ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जो जवाब दिया वो हर भारतीय को सुनना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे यहाँ करोड़ों लोग गरीब हैं, भूखे हैं, जिनको खाने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता। क्या उनका हक मारकर इन शरणार्थियों को दे दिया जाए? याद रखिए, ये एक्टिविस्ट रुकने वाले नहीं हैं, ये फिर आएंगे और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे। और इनके विक्टिम कार्ड खेलने से पहले हमें अपने फैक्ट कार्ड तैयार रखने हैं, और वो फैक्ट कार्ड है अगस्त 2017, जहां पर म्यांमार में रखाइन प्रांत हिंदुओं के खून से पूरी की पूरी ज़मीन लाल हो गई थी। वो हमें याद रखना ज़रूरी है, और जब वो आते हैं तो उनके मुंह पर दे मारना है एक फैक्ट, कि उनको पता होना चाहिए कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। अब बात करते हैं अगस्त 2017 की। म्यांमार के रखाइन प्रांत में खाओ मांग शेक, ये रखाइन स्टेट है पूरा, यहाँ पे है खाओ मांग शेक, जहाँ पर अगस्त 2017 में 99 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था। और ये कत्लेआम हुआ कैसे था? सुबह सुबह लोग अपने काम पे जा रहे हैं, कोई अपने घर में बैठा है, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान सब बैठे हैं वहाँ पे। अरक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी वहाँ पे आती है और उन लोगों को वहाँ से ज़बरदस्ती खींच के लेके जाती है, उनको एक पहाड़ी पर लेके जाती है, उनको ब्लाइंड फोल्ड करते हैं। उसमें दूध पीते बच्चे हैं, गर्भवती औरतें हैं, आदमी हैं,
उनको नृशंस उनका कत्ल करते हैं, उनको गोली मार देते हैं और फिर उनको एक बहुत बड़ी ग्रेव बनाकर उसमें दबा देते हैं। ये एक वीडियो जो आपको चल रहा है, ये देख रहे हो, ये वीडियो उसी का है। ये देखिए, ये बाद में जब यूएन कुछ ऑफिशियल्स आए थे, ये तब की कहानी है, जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हो हल्ला हुआ, लोगों को पता चला कि ऐसा हुआ है, तब कुछ लोग आए, तब ये चीज़ें हुई, ये होता रहा। और ये जितनी चीज़ें चल रही हैं, इसमें कुछ इंटरव्यूज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये वही लोग हैं जो उस वक्त जिनके परिवार वालों को मारा गया था और कुछ औरतों को सिर्फ छोड़ दिया गया था, सिर्फ एक नाम पर कि आप लोग जैसा हम बोलेंगे वैसा करेंगे, मतलब अपने हिसाब से चलाने के लिए। गौर से देखिए रिपोर्ट, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये भारत की रिपोर्ट नहीं है, ये भारतीय मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये रिपोर्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल की। उसने भी अपनी जांच में ये माना कि म्यांमार में रखाइन प्रांत में हिंदुओं का नरसंहार हुआ है। मास ग्रेव से लाशों को बाद में निकाला गया, लेकिन किसी भी लाश को पहचाना नहीं गया क्योंकि उनको पहचानने वाले बचे ही नहीं थे। सबके पूरे के पूरे परिवारों को कत्ल कर दिया गया और जिन कुछ औरतों को छोड़ा गया था उनको भी सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ा गया था कि वो अपना धर्म परिवर्तन करेंगी और आतंकियों के साथ निकाह करेंगी। ये है अराक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी, ये है रोहिंग्याज। ये कांड करके भारत में आ रहे हैं और भारत में जगह जगह पर रह रहे हैं, भारत की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं। मेरा खून इसलिए खौलता है कि जब ये नरसंहार हो रहा था तो सबके मुंह में, इंटरनेशनल मीडिया के मुंह में दही जमी हुई थी, यूएन के मुंह में दही जमी हुई थी और हिंदुओं की नृशंस हत्या हो रही थी। किसी ने हिंदू नरसंहार का हैशटैग नहीं चलाया। यूनाइटेड नेशन की किसी भी संस्था ने आपातकालीन बैठक नहीं बुलाई। लेकिन जब म्यांमार की सेना ने वहाँ पर कार्रवाई करी तो रोहिंग्या वहाँ से भागे। और भागे कहाँ पे? पहले पहुँचे चिटगांव, चिटगांव से ढाका और ढाका से पूरे इंडिया में आराम से फैल गए और हमने अपने हाथों पर उनको बिल्कुल सजा के जगह जगह बैठा दिया और भारत में डेमोग्राफी को चेंज करना शुरू कर दिया। और उसके बाद हर जगह पे सिर्फ एक ही बात पर हो हल्ला हो रहा था कि भाई रोहिंग्याओं को बहुत ज़्यादा सताया जा रहा है, रोहिंग्याओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। लेकिन जो 99 हिंदूज़ वहाँ पे मरे, अराक्कन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने जो मारा, उन आतंकियों ने मारा, उसके बारे में सब ने चुप्पी साध रखी थी, सबके मुंह में दही जमी हुई थी, किसी ने कोई बात ही नहीं करी उसके बारे में। ये दोगलापन है। ये वही लोग हैं जो आज रोहिंग्यास के लिए भारत में बिल्कुल अपनी छाती पीट रहे हैं, रास्ता रोक रहे हैं कि नहीं, इनको मत जाने दो, इनको शरणार्थी का दर्जा दो। इन्होंने कभी भी हिंदुओं के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने कभी भी उन 99 हिंदुओं के बारे में जिनको खाओबंग शेख इलाके में जिनकी हत्या करी गई थी, उनके लिए एक मोमबत्ती तक नहीं जलाई होगी, उनके बारे में कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि उनके एजेंडे में हिंदुओं की जान की कीमत है ही नहीं। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप 100 हिंदुओं को मार दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उनको। आज वही लोग, वही मानसिकता भारत में शरण मांग रही है। तो भारत का क्या हाल होगा फ्यूचर में, ये हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है। हमें फैसला लेना है कि इन लोगों को भारत में रहने देना है या नहीं, क्योंकि एक विचारधारा की लड़ाई है। ये सिर्फ शरणार्थी का दर्जा मांगने वाले लोगों की लड़ाई नहीं है। अराक्कन साल्वेशन आर्मी ये पूरी की पूरी एक विचारधारा है जो जहाँ जाती है लोगों का सिर्फ कत्लेआम करती है और देश के कुछ बुद्धिजीवी लोग सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंडा के लिए इन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और अपना एजेंडा सॉल्व कर रहे हैं। अब आते हैं आज के सबसे बड़े मुद्दे पर। कुछ लोग बोलेंगे, कर्नल साहब सारे के सारे रोहिंग्याज आतंकवादी थोड़ी है। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही कहा, सारे रोहिंग्याज आतंकवादी नहीं हैं, ये बात मैं भी मानता हूँ। लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप उसका जवाब दे पाएंगे? अगर मैं आपको एक गिलास पानी दूँ और उसमें सिर्फ जहर की एक बूंद डाल दूँ और आपको पानी पीने के लिए बोलूँ, क्या आप वो पानी पिएंगे? अगर नहीं, तो क्या आप अपने देश के साथ ऐसा करना चाहेंगे? ऐसी विचारधारा के लोगों को अपने देश में पनाह देना चाहेंगे? हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने 2017 में ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था
बोला था कि रोहिंग्याज ISI और ISIS से जुड़े हुए लोग हैं और उनमें मैक्सिमम लोग आतंकवादी गतिविधियों और आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। ये एक डेमोग्राफिक वॉर है। ये लोग शरणार्थी के तौर पर आएंगे, बॉर्डर एरियाज़ में बसेंगे। जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, पहले उनके रोज़गार को ख़त्म करेंगे क्योंकि वो उनके रोज़गार को ले लेंगे। उसके बाद अपना आधार कार्ड बनवाएंगे, नकली बनवाएंगे। भारत में नकली आधार कार्ड बड़े आराम से बनता है, तो उनका नकली आधार कार्ड बन जाएगा। उसके बाद वो देश में जगह जगह फैल जाएंगे और फिर वही हाल होगा जो कश्मीर का हाल हुआ था। तो ये सोचने की ज़रूरत है हमें कि क्या उनको शरणार्थी बना के रखना है। अगर ARS से वहाँ हिंदुओं की हत्या कर सकती है चुन चुन कर, तो क्या आपको लगता है कि वो यहाँ पर आकर गंगा जमुनी तहजीब की गीत गाएंगे? ये बहुत 100% की बात है, सोचने की ज़रूरत है। भूलिए मत, ये वही लोग हैं जिन्होंने अपनी ही ज़मीन पर अपने ही पड़ोसियों का गला काट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी दी है ना, इसने हमें मौका दिया है आवाज़ उठाने का कि राष्ट्रीय सुरक्षा से बढ़कर कुछ भी नहीं है, इस देश से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पहले देश, बाद में सब कुछ। हमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए ये कहने में कि हमारा देश कोई धर्मशाला नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा के लिए किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं, किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि भाई आपके अंदर का इंसान कहाँ गया, आपके अंदर की मानवता कहाँ गई, तो उनको सिर्फ एक बात बोलनी है कि भाई 25 अगस्त 2017 को आप लोग कहाँ थे? क्या आपको पता है खाओ मांग शेख में क्या हुआ था? अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी ने चुन चुन के हिंदुओं की हत्या करी थी। उस दिन आप कहाँ थे? आपने एक मोमबत्ती जलाई क्या उनकी याद में, या आपने एक शब्द बोला उनके बारे में? और उनसे पूछना है कि तुम्हारी मानवता क्या मर गई थी, तुम्हारी इंसानियत कहाँ थी? यही जवाब उनको चुप करके रखेगा। दोस्तों, ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए क्योंकि झूठ फैलाने वाले लोग इस सच को दबाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अब आपके हाथ में इस सच को आप कितना फैला सकते हैं। रोहिंग्याज अकेले नहीं है, उनके साथ अराकन रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी चल रही है। तो हमें सोचना और समझना है कि किसको शरण देनी है और किसको शरण नहीं देनी है। दोस्तों, ये वीडियो हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए। झूठ फैलाने वाले बहुत ताकतवर हैं, वो तथ्यों को दबा देंगे, लेकिन हमारे पास सच है। मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी न्यूज़ के लिंक्स दिए हैं, आप उनको पढ़िए और खुद जानिए कि सच क्या है। लेकिन जब अगली बार कोई आपसे कहे कि रोहिंग्याज बेचारे हैं, तो उनको सिर्फ खाओ मांग शेख की उन हिंदुओं की लाशों के बारे में और उस कत्लेआम के बारे में एक बार पक्का बताइएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। देश सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।